तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण। ये हमारा ठीक है, आपने देख लिया होगा कि ये क्लास 10th ठीक का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसमें हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे परिचय, फिर रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? अध्याय का सारांश करेंगे, एनसीईआरटी जोन पढ़ेंगे और अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो परिचय दिया गया है हमारा कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे हमारे चारों घटित होने वाली निम्नलिखित दैनिक परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब। तो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं, क्या होता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। लोहे के बर्तन व कढ़ाई व तवा तसला कील को नमी युक्त वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। ठीक, अब देखो गर्मियों में कमरे को दूध में खुला छोड़ दिया तो ये दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, इसमें आप लिखेंगे। और दूसरा, इसमें लोहे में जंग लग जाती है। ठीक, अंगूर का किण्वन जीवाणु द्वारा गठन हो जाता है, ये क्या होता है, तो अंगूर का जब किण्वन बढ़ाएंगे तो वो खट्टा पदार्थ बनता है। ठीक, अब ये मान लो एक सिरका बनता है। ठीक, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचाता है, हम सांस लेते हैं। तो इन सभी को हमें पढ़ना है। ये सब क्या होती है, जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं होती है। ठीक, फिर यहाँ पे पढ़ेंगे हम पदार्थ के भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के विषय में हम पहले पढ़ चुके थे। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ संगठन तथा उसके गुण व प्रकृति पहचान सभी परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट लिखना है, नोट पॉइंट लिख के ऐसे लिखना है यहाँ से। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा उसके गुण व प्रकृति पहचान सभी परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक, बस इतना ही पढ़ना है। फिर आगे दिया गया हमें डालने हेडिंग डालनी, अगली न्यू हेडिंग डालनी है, यहाँ पे ऐसे न्यू हेडिंग डालनी है इस तरीके से। ठीक, तो जब भी मैं हेडिंग बोल दूँ तो आप इस तरीके से डालेंगे, रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन। तो देखो रासायनिक अपक्रिया क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। दिया गया वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब वह अपक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। या अगली डेफिनेशन आप देखो, पहली डेफिनेशन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, डेफिनेशन, फिर दूसरी डेफिनेशन लिखनी है आपको, या इस तरीके से डाल के, जब एक या अथवा एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते तो इस घटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक पदार्थ आपने लिया, इस तरीके, मान लो एक पेंसिल, अब आपने इसको ब्रेक कर दिया, बीच से तोड़ दिया और एक और पेंसिल बन गई। तो एक पेंसिल से दो पेंसिल बन गई और मैं दोनों पेंसिल ले लिख रहा हूँ, तो एक पदार्थ से नया पदार्थ का बनना। ठीक है। ठीक, अब आगे दिया गया है हेडिंग, अगली हेडिंग आप डालेंगे अभिकारक। अब हेडिंग डालिए यहाँ पे आप अभिकारक, अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी। ठीक, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगली हेडिंग और दूसरी हेडिंग डालेंगे आप उत्पाद। पहली अभिकारक डाल ली, लिखेंगे यहाँ से वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, दूसरी हेडिंग डालनी है उत्पाद। ठीक, उत्पाद हेडिंग डालनी है जी, ये लिखेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ठीक, अब ये जो दिया गया ये आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, बस इतना ही पढ़ना अभी इसके बारे में। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, फिर अगली हेडिंग डालनी है आपको रासायनिक अपक्रियाओं के अभिलक्षण डालने। ठीक, अगली हेडिंग आपको डालनी है रासायनिक अपक्रियाओं के अभिलक्षण। तो देखो इसको आप किस तरीके से पहचानेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप पहला आप लिखेंगे गैस का निकलना, दूसरा है अवक्षेप का बनना। ठीक है, तो आप रासायनिक अपक्रियाओं के लक्षण किस प्रकार लिखेंगे, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना। ठीक,
दूसरी हेडिंग आप डालेंगे रंग में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना। तो ये 5 हेडिंग आप डालेंगे, ठीक। तो रासायनिक अपक्रियाओं का विलक्षण 5 प्रकार से होता है, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। फिर आगे आपका दिया गया था गैस का निकलना और अवक्षेप का बनना, ठीक। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि हमारी जो विषय सूची है तो इस पर मिनिमम से देख लीजिएगा आप कितने चैप्टर हैं, ठीक। प्रयोगात्मक भी मार्कशीट भी है, 13 चैप्टर हैं। तो इस पे हमारे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है दिए गए हैं, जो हम लोग 4 चैप्टर वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक। अब आपको अगली हेडिंग डालनी है यहाँ से, ठीक, रासायनिक समीकरण। उसके बाद आपका नई डेफिनेशन पड़ेगी रासायनिक समीकरण, ठीक। तो देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्र द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक। अब देखो अभी हम लोगों ने बहुत कुछ पीछे पढ़ लिया था, अब उसका हम लोग ने क्या नहीं किया था, रिवीजन नहीं किया था कि क्या होता है इसमें, ठीक। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन करेंगे इसमें, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पे, अब उधर मत देखिएगा, वो मैथ का था, आपको इतना देखना है, इतना पार्ट, ठीक है। अच्छे से आपको कवर होना है, देखिएगा ध्यान से। अभी हम लोग ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो अभी अपने 2 वर्ड पढ़े थे, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, ठीक। अब इनको समझ लेते हैं, अभिकारक और उत्पाद को। जैसे हमने मान लो कि मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा दी तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। तो मैग्नीशियम की जब हम क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अभिकारक तुम्हारा ये जो है, तुम्हारे ये अभिकारक कहलाएंगे, ठीक, अभिकारक। और हमारा ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसे हम उत्पाद कहेंगे, ठीक, इसे हम उत्पाद कहेंगे। तो अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक, भाग लेता है और जो बनता है वो उत्पाद होता है, ठीक। तो आप इस तरीके से आप लिख लेंगे, उत्पाद बना ये, और ये हमारा अभिकारक है और ये भी हमारा क्या है, अभिकारक है, ठीक है। कोई दिक्कत है? बस अभी हम लोग ने यही चीज़ पढ़ा है, उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। जैसे रंग में परिवर्तन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हम लोग अभी सीखेंगे। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको बारे में समझ लेते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं। बोला किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्र द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखो प्रतीक, और यहाँ पर जो 2 वर्ड हैं यहाँ पर मैं इसको आपको हाईलाइट करवाऊंगा, ठीक। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर प्रतीक एवं सूत्र, सूत्र यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक। तो जैसे मान लो हम कोई भी मान लो XYZ एक्स ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक, और ऑक्सीजन है, ठीक। जब ये क्रिया करता है तो क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ 2 का मल्टीपल करा दो, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो बनता है ये क्या बना, जल, ठीक। हमें फार्मूला पता है, हाइड्रोजन, ठीक, H2, ये गैस हो गई, मान लो ये ऑक्सीजन भी गैस हो गई, ठीक। और एक तरीके से ये मान लेते जब हाइड्रोजन का संयोग हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तब भी हमारा H2O बनता है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल करवा देते हैं, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2, ठीक। तो H2O जल बनता है, ठीक। अगर बात करें रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के लिए तो 2 4, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दो, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। तो है तो ये भाई ना कि अगर हमें ये ऑक्सीजन है, ये हमारा, इसको हम जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं,
ऑक्सीजन, ये इसका रासायनिक नाम है। हाइड्रोजन, ये भी इसका रासायनिक नाम है। और H2O को हम क्या कहते हैं? जल। ठीक, ये भी इसका रासायनिक नाम है। तो ये क्या हो गया? जल ही तो बोलेंगे। तो ये जो भाग लेते हैं ये प्रतीक ही तो है, सूत्र ही तो है। हाइड्रोजन भी सूत्र है, H2O भी जल, ये जल का सूत्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, तो आपको ये अब क्रिया पूरी नोट कर लेनी है, ठीक है, अच्छे से। फिर अगली हेडिंग डालनी है आपको, यहाँ पर सिंपल सी है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, अगली आपको हेडिंग डालनी है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक, ध्यान से देखिएगा, दिया गया वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, अब संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे तराजू ले लो, अब ये रखा है। ठीक, तो संतुलित का मतलब होता है कि ये जो संतुलन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये इधर नीचे भी जा रहा है तो मुझे इसको थोड़ा थोड़ा इसमें वजन डालना पड़ेगा ऊपर उठाने के लिए। ठीक, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ज़्यादा हो गया वजन, फिर नीचे हो गया। अब देखो इधर देखेंगे आप, ये इसका वजन हो गया, इधर चला गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि दोनों तरफ हमारे बराबर होने चाहिए। ठीक, तो संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब होता है कि दोनों तरफ LHS और RHS दोनों ओर बराबर होने चाहिए, तभी हम कहेंगे संतुलित रसायन, मतलब संतुलित है रासायनिक समीकरण। ठीक, ये कहेंगे, और वैसे तो कुछ कहेंगे नहीं। तो आपको सिंपल सा देखना है, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने मान लिया दो तत्व है, एक है हमारा जिंक है, जिसको बोलते हैं Zn। ठीक, और हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हमने जिंक ले लिया और H2SO4 ले लिया। जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो यहाँ हमारा बन के आ गया ZnSO4। ठीक, और प्लस हाइड्रोजन गैस जो हमारी बाहर ऊपर की ओर जा, मतलब गैस है पूरी। ठीक, तो आप देखेंगे हमने जिंक को जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमारा बना ZnSO4 और हाइड्रोजन। तो अब तो ये हमारी एक रिएक्शन हो गई। अब ठीक, अब इस रिएक्शन को हमें बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, हाइड्रोजन इधर भी 2 हैं। SO4 इधर कितने हैं? 1। देखो सेम है ना, SO4 इधर भी सेम है, इधर जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है। तो ये तो संतुलित है। ठीक, ये तो पूरी पहले संतुलित है। लेकिन अभी हम बात करें, ठीक है, अभी हम बात करें, जैसे मान लो कि मैग्नीशियम की क्रिया हमने ऑक्सीजन से करवाई तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब ये बताइए, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 ही है। तो आपको क्या करना है, 2 का इधर मल्टीपल करा देना, तो 2 MgO। और इधर इधर भी आपको क्या करना है, 2 मैग्नीशियम है इधर, देखेंगे 2 Mg प्लस O2 2। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब जैसे अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि Fe प्लस ठीक, तो इसकी रिएक्शन को हम समझते हैं। जैसे आप देखेंगे कि Fe को हम बोलते हैं यहाँ पर आयरन। ठीक, Fe को बोलते हैं आयरन। ठीक, और H2O को हम बोलते हैं जल। ठीक, इसको बोलते हैं Fe3O4। ठीक, ठीक है, Fe3O4 ये भी एक रासायनिक नाम है, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे Fe यहाँ पर कितने हैं, 3 है, यहाँ पर Fe कितने हैं,
एक है तो यहाँ पर आप 3 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक। तो 3Fe। H2 यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ भी 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यहाँ 4 है। तो यहाँ पर भी आप कितने कर देंगे, 4। तो ये 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 4 का आप मल्टीपल कर दीजिएगा। तो 4H2, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब ये हमारा रिएक्शन बराबर हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया हो गई। कोई दिक्कत है आपको, ठीक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है। ठीक, उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालनी है हीट एवं ट्रायल विधि। अगली हेडिंग डालिए आप, हीट एवं ट्रायल विधि डालिए। देखो कैसे, अभी जो मैं कह रहा हूँ डालिए। हीट एंड ट्रायल विधि अगली हेडिंग डालिए आप, ठीक। इस तरीके से लिखेंगे, दिया गया रासायनिक, यहाँ से आप देखेंगे लिखना स्टार्ट करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। बस इतना लिखना आपको, ठीक। हीट एंड ट्रायल विधि इतना, ठीक। कुल मिलाकर रासायनिक समीकरण को जो भी हम संतुलित करते हैं, जो 2 का गुणा इधर करवाते हैं, 3 का गुणा इधर करवाते हैं, तो ये जो 2 और 3 ये 4 का गुणा करवाते हैं, ये हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है, ठीक। तो आपको हीट एंड ट्रायल विधि में क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक। ठीक, अगली आपको दिया गया है हमें यहाँ से पढ़ना है एक्स्ट्रा शॉर्ट्स के बारे में, ठीक। एक्स्ट्रा शॉर्ट बोल रहा है, नोट आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर, इस तरीके से नोट हेडिंग डालनी है, NOT, ठीक। तो दिया गया, किसी रासायनिक अपक्रिया की गति, अभिकारक की प्रकृति एवं अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ताप, सांद्रण तथा अपक्रिया में प्रयुक्त किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति से प्रभावित होती है, ठीक। तो यहाँ दिया गया टेस्ट योर नॉलेज, बोला निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखिएगा। अब ये तो पूरा हो गया, इसको आपने अलग लिख दिया। अब आगे दिया टेस्ट योर नॉलेज, ठीक। अब टेस्ट योर नॉलेज का मतलब ये है कि ये आपको अब क्रिया दी गई है पहली, ये आपको इम्पोर्टेंट है, होमवर्क में इस तरीके से इसको नोट कर लेना है। और इनके उत्तर भी दिए गए हैं, ठीक। ये ठीक, जैसे सोडियम और जल का मिश्रण करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सोडियम, और जब जल को मिश्रण करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। आगे दिया गया लेड ऑक्साइड और कार्बन का जब संयोग करते हैं तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो लेड, लेकिन वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर उसने दिया है जिंक, इसीलिए ये गलत है। दूसरी अपक्रिया दूसरे के हिसाब से गलत है, ठीक। दूसरा कट कर देना आप। तीसरा देखो, फास्फोरस और ऑक्सीजन की क्रिया करने पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। तो ये P4 है और ये ऑक्सीजन है, ये P2O5 है, ठीक। अगला दिया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन का जब संयोग करते हैं तो मैग्नीशियम और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर ये C होगा, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको आपको कॉपी में समझाते हैं अच्छे से। तो देखो ध्यान से, आप बिना आंसर को देखे समझिए। दिया गया सोडियम और जल का जब मिश्रण करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, ठीक। तो यहाँ पे और ले लेते हैं, जैसे देखो सोडियम और जल, ठीक। जब इसका हम मिश्रण करते हैं, सोडियम और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब ये जल होता है H2O, ठीक। और ये हमारा सोडियम होता है, ठीक। और ये जल, तो ये हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। NaOH और हाइड्रोजन
गैस बाहर निकल आती है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे आप हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये है, तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ 2 से मल्टीपल कर दो आप, तो 2NaOH होगा, 2 सोडियम हो जाएंगे और 2 OH। ठीक, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 2 मल्टीपल कर दिएगा, सोडियम 2 हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं और 2 यहाँ, 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल कर देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। ठीक, तो ये आपकी अभिक्रिया होगी। ठीक, तो ये जो अभिक्रिया दिया गया है ये हीट एंड ट्रायल विधि है। जैसे ये जो आप, मैं यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर रहा हूँ मैं, फिर यहाँ मैंने 2 का मल्टीपल किया है, तो ये हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है, जो यहाँ पर मल्टीपल करना है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, उसके बाद पहली अभिक्रिया आपकी सॉल्व हो गई कि जब सोडियम और हाइड्रोजन, मतलब सोडियम और जल का मिश्रण करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये तुम्हारी हाइड्रोजन गैस है। ठीक, ये तुम्हारी हाइड्रोजन गैस है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी अभिक्रिया की बात करेंगे यहाँ पे। तो दूसरी अभिक्रिया तुम्हारी कटी है, तो दूसरा का मतलब ये मानो आप फास्फोरस की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन की जब हम क्रिया करते हैं तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं फास्फोरस का फार्मूला हमारा पास क्या होता है। ठीक, दूसरी अभिक्रिया देखेंगे तो फास्फोरस का हमारा फार्मूला होता है P4, और जब फास्फोरस की क्रिया हम ऑक्सीजन से करते हैं तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 बनता है। ठीक है, ठीक, और ये जो बनता है ये सॉलिड होता है आपका। अब देखो यहाँ पर P4 कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पर फास्फोरस 2 है, ऑक्सीजन 5 है। तो मैंने जब भी बताया था, देखो कुछ बच्चों को तो पता है कि यहाँ पे अपोजिट कर दो, यहाँ 5 है तो इधर 5 का गुणा कर दो, इधर 2 है तो इधर का 2 कर दो। तो मैं इधर का कर रहा हूँ 5, 5 दूनी 10, ऑक्सीजन 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर हम बात कर देंगे, 2 का मल्टीपल कर देंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, और 2 फास्फोरस हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो फास्फोरस 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 10 हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ फास्फोरस तो 4 है। ठीक, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इधर वाला भी बराबर है, इधर वाला भी बराबर है। ठीक, तो इसको बोलते हैं फास्फोरस हम। ठीक, इसको ऑक्सीजन। ठीक, इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक, फिर अगली अभिक्रिया हमारी दी गई है। ठीक, दिया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब हम कार्बन का संयोग करते हैं, ठीक, तो हमारे पास मैग्नीशियम और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती गैस। ठीक, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है MgO। देखेंगे यहाँ पर हम तीसरी अभिक्रिया, तीन ही मेन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है फार्मूला MgO, और कार्बन की जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले आप लिख लो यहाँ पर CO, और ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद मैग्नीशियम और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों अलग हो जाते हैं आपके। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड और मैग्नीशियम दोनों अलग हो जाएंगे, मैग्नीशियम बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। मैग्नीशियम सॉलिड होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है आपकी। ठीक, तो आप यहाँ पर आप G लिख लेंगे। ठीक, तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, और
सी को मतलब बोलते हैं हम यहाँ पर कार्बन, ठीक, और CO को बोलते हैं कार्बन मोनो, कार्बन मोनो ऑक्साइड। और ये तो Mg4 मैग्नीशियम तो होता ही है, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख लेना है, ठीक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फार्मूला ये कार्बन का, कार्बन सी को कार्बन और CO को कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम तत्व होते हैं, ठीक। फिर आपको आना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं थी। दूसरे नंबर पे आपको आना है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक। तो दिया गया है सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो आपको ये आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको तीनों को अभिक्रियाओं को घर पे करेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आती कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक। आपको इनके फार्मूले भी याद कर लेने, ठीक। अब इनको आपको बराबर भी करने हैं, ठीक। फिर आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अगली हेडिंग आप डालेंगे इस तरीके से, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है, पहला हम लोग आपको लिखना है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरे नंबर पे लिखना है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरे नंबर पे लिखना है विस्थापन अभिक्रिया, चौथे नंबर पे लिखना द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवें नंबर पे लिखना अपचयन व उपचयन अभिक्रिया, ठीक। तो ये 5 हैं, फिर से समझना। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया लिखना, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा अपचयन व उपचयन अभिक्रिया, ठीक। अब उसके पहले आपको डालना है, पहली हेडिंग डाल लेना आपको संयोजन अभिक्रिया, ठीक। संयोजन अभिक्रिया डालिए बढ़िया ब्लैक पेन से, ठीक। तो आपको यहाँ से लिखना है वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभी पढ़ा था ना, जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं अभिकारक, ठीक, ठीक, संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं। ये सब नहीं लिखना कुछ भी, फिर से देखिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो एक ये आपका अभिकारक है A+B, और उसका अभिकारक उत्पाद क्या बनता है AB। तो ये A और B अभिकारक है और ये जो AB बना ये उत्पाद है, ठीक। तो इसमें अगला फिर ये जो आप रिएक्शन लिख लेंगे, उसके बाद आपको नोट पॉइंट डाल देना, फिर यहाँ पे नोट हेडिंग डालनी है, नोट ई 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रियाओं में संयोजन होता है और 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच में होता है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच में होता है, तत्वों तथा यौगिकों के बीच में होता है, ठीक। तो आपको ये इस तरीके का पॉइंट आपको डाल लेना है, ठीक। फिर आपको अगली हेडिंग डालनी है यहाँ पर नोट पॉइंट 2, ठीक। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया गया, बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं, ठीक। और इसको संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कहते हैं। तो आपको अगली हेडिंग डाल लेनी है यहाँ पर संगमरमर। तो संगमरमर ये जो लिखा है, ये संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक। ये संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आपको डालनी है अगली हेडिंग डालनी है, अभी हम लोगों ने पढ़ रहे थे संयोजन अभिक्रिया, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे संयोजन अभिक्रियाओं के अनुदाहरण, ठीक। संयोजन अभिक्रियाओं के अनुदाहरण की बात करेंगे। तो यहाँ दिया गया, पहला नंबर आप डालेंगे कोयले का दहन, दूसरा नंबर डालेंगे हाइड्रोजन का दहन, तीसरा नंबर डालेंगे हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संयोजन, चौथा नंबर डालेंगे आयरन और सल्फाइड का बनना, ठीक। पांचवा नंबर डालेंगे अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का संयोजन, छठवां नंबर डालेंगे फेरिक क्लोराइड का बनना, ठीक। और सातवां नंबर डालेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संयोजन, ठीक। तो
पहली हेडिंग हम लोगों ने अभी पढ़ी थी कोयले का दहन। अब देखो कोयले का दहन क्या करेंगे, तो आपको सिंपल है, समझाते हैं यहाँ पर। देखो पहली हेडिंग है हमारी कोयले का दहन, ठीक। तो अब ये बताओ कोयला कैसे बनेगा, जब हम कार्बन, तो हमारा सॉलिड होता है, ठीक, और ऑक्सीजन गैस का संयोग करवा देते हैं तो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी क्या होती है, गैस। तो आपको कोयले के दहन में अभिक्रिया लिखनी है कि जब हम कार्बन, सी का मतलब होता है यहाँ पर कार्बन, और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम लिख लेना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो कोयले के दहन में पहली अभिक्रिया लिखनी है कि जब हम कार्बन का संयोग ऑक्सीजन से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सी फॉर कार्बन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरे नंबर पे आपको डालना है हाइड्रोजन का दहन, ठीक, हाइड्रोजन का दहन। तो देखो हाइड्रोजन के दहन में आपको सिंपल लिखना है कि जब हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारी यहाँ पर क्या है, गैस, और ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन भी गैस है, तो बनता हमारा H2O, L फॉर लिक्विड, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर देखेंगे आप, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो का मल्टीपल कर देना, सिंपल सा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन चार हो जाएगा, यहाँ पर भी कर देना, ठीक, दो का मल्टीपल। तो हाइड्रोजन दहन की जो अभिक्रिया होगी कि जब हम हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन गैस के साथ करवाते हैं तो हमारे साथ क्या बनता है, H2O, जल बनता है, ठीक, जल बनता है। आपको इस तरीके से लिखना है। फिर तीसरी अभिक्रिया आपको लिखनी है हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संयोजन, ठीक, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन संयोजन। अब देखो हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, तो मेन बात कर लेते हैं। जब भी हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, और ये हमारा जो हाइड्रोजन होगा ये गैस होगा, और क्लोरीन भी हमारी गैस होगी, ठीक। अब इसको जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर गर्म करेंगे, ठीक, गर्म करेंगे तो सीधे हमारे पास बन के आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। और ये भी एक क्या होती है, गैस होती है। तो आप सिंपल से समझेंगे कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का जब भी संयोजन करेंगे तो हाइड्रोजन हमारी गैस होती है, ठीक, और यहाँ पर आप प्लस साइन लगाएंगे, और क्लोरीन भी गैस होती है, जब इसको गर्म करोगे तो बनता है हाइड्रोजन क्लोरीन, जी। अब यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ दो का मल्टीपल कर दो, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो, ठीक। उसके बाद आपको क्या देखना है कि सिंपल है, पहले बता दिया हमने कोयले का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। फिर हाइड्रोजन का दहन में हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है, H2O। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संयोजन करवाते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो हाइड्रोजन होता है H2, ठीक, और क्लोरीन होता है तुम्हारा, ये लिखा है क्लोरीन Cl2 गैस। जब गर्म कराओगे इन दोनों का संयोग करा के तो हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल बनता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। अगला चौथा नंबर दिया गया आपका, ठीक। चौथा नंबर अभी हम लोगों ने पढ़ा था आयरन सल्फाइड का बनना। तो आप सिंपल है, आप देखेंगे आयरन आयरन सल्फाइड का बनना, ठीक। तो देखो हम यहाँ पर आयरन सल्फाइड की बात करेंगे तो हमें आयरन सल्फाइड का फार्मूला भी पता होना चाहिए कि आयरन सल्फाइड का फार्मूला भी क्या होता है।
आयरन का पहले फार्मूला क्या होता है, तो हमने बताया था आयरन का जो फार्मूला होता है Fe होता है, ठीक। और यहाँ पर जो आयरन है ये सॉलिड होगा आपका, ठीक। और सल्फाइड की बात करते हैं तो सल्फर एस, ये भी आपका सॉलिड होगा, ठीक। जब हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पर FeS बनता है, फेरस सल्फेट, और ये भी हमारा सॉलिड होता है, ठीक। फेरस सल्फेट बनता है, ठीक। तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक। तो आयरन सल्फाइड बनता है तो फेरस सल्फाइड यहाँ पर बनता है, क्या बनता है, फेरस, या Fe को फेरस बोल रहा हूँ मैं, आयरन सल्फाइड बनता है, क्या बनता है, Fe, सॉरी इसको बोलते हैं आयरन, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, आयरन सल्फाइड बनता है, क्या बनता है यहाँ पर, आयरन सल्फाइड बनता है, ठीक। तो आप इधर देखेंगे एक बार फिर से पूरा, कि जब हम आयरन सल्फाइड का बनना में, जब हम आयरन Fe को लेते हैं तो यहाँ पर सल्फर को भी लेंगे, और इसको जब गर्म करेंगे तो बनेगा आयरन सल्फाइड FeS सॉलिड में। पांचवी नंबर अपक्रिया देखेंगे आप, अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोरीन गैस का बनना, अमोनिया और हाइड्रोजन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का संयोजन, ठीक। तो यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो देखो अमोनिया का हमारा फार्मूला होता है NH3, ठीक। ये भी एक हमारी गैस होती है। और हम बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl, तो ये भी हमारा क्या होती है, गैस होती है। जब अब आप इसे गर्म करोगे तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है, जब आप इसे गर्म करोगे तो NH4Cl, ये 4 है आपका NH4Cl, ठीक। और ये क्या होता है आपका, तत्व होता है सॉलिड होता है, NH4 की अमोनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक। अब ये आपके अमोनिया गैस है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, गैस है। जब संयोज मतलब मिलाते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनता है। फिर से एक बार फार्मूला लिख लेंगे, NH4Cl, ठीक। अमोनियम क्लोराइड बनता है आपका। तो अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का संयोजन करने पर अमोनिया NH3 गैस और हाइड्रोक्लोरिक गैस, तो ये बनती है अमोनियम क्लोराइड गैस, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। 6 नंबर यहाँ पे बात करेंगे, दिया गया है फेरिक क्लोराइड का बनना, फेरिक क्लोराइड का बनना, ठीक। तो देखो फेरिक क्लोराइड देखो बनना क्या होता है, तो देखो उतनी देर से मैं जो रट रहा था यहाँ पर Fe करके, वो वही शब्द यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक। तो देखो फेरिक का मतलब होता है Fe, ठीक है, और ये हमारा सॉलिड होता है। और क्लोराइड का मतलब होता है Cl2, ठीक। ये भी हमारा क्या होता है, गैस होती है। जब इसको गर्म करते हैं तो फेरिक क्लोराइड FeCl3 बनता है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड इसका नाम होता है FeCl3। यहाँ पर Fe कितने हैं, एक है, क्लोरीन कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पर ये तीन है, तो यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ दो है, तो यहाँ पर भी दो का मल्टीपल कर दो, तीन है तो यहाँ तीन का मल्टीपल कर दो, तो Fe यहाँ पर एक, Fe यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर दो का मल्टीपल कर दो, तो यहाँ पर अब Fe दो हो जाएंगे, क्लोरीन तीन दूनी छः हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दो एक कम दो, Fe दो है, क्लोरीन तीन दूनी छः, तीन दूनी छः क्लोरीन है। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन बराबर हो जाती है। 7 नंबर रिएक्शन आप देखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संयोजन। अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड, तो सॉरी थोड़ा वीडियो हिल गई थी अभी। तो नाइट्रिक
ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संयोजन करने पर, तो देखो नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है NO, ठीक। और ये भी हमारा गैस है, और ऑक्सीजन का होता है O2, तो ये बनता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका फार्मूला होता है ये। देखो थोड़ा सा मोबाइल हमारा दिक्कत दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, कह रहा है हम वीडियो नहीं बनाएंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक। तो ये तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ नाइट्रोजन NO की बात करेंगे तो यहाँ पर एक है, नाइट्रोजन भी एक है, यहाँ दो, एक, तीन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे तीन का मल्टीपल कर दो, ठीक है। तीन का मल्टीपल करोगे तो गलत हो जाएगा, तीन दूनी छः हो जाएंगे ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी तीन दूनी छः, एक सात हो जाएंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर दो का मल्टीपल कर दो, दो दूनी चार ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी दो का मल्टीपल कर दो, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन इधर है, इधर चार हो जाएंगे, और इधर भी कितने हो जाएंगे, दो दूनी चार, तो हमारा ही बराबर आ रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का संयोजन ऑक्सीजन से करवाने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है हमारा, ठीक है। ठीक। अब हम बात करेंगे वियोजन अवकरण अवक्रिया की बात करेंगे, ठीक। तो देखो वियोजन अवकरण अवक्रिया अभी यहाँ तक पूरा पढ़ लिया। दिया गया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ का उपयुक्त परिस्थितियों में या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजन विघटित होना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। तो वियोजन का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जो एकल अभिकारक अभिकारक पदार्थ में टूट जाए या एक से अधिक पदार्थ में टूट जाए, तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक पदार्थ है, एक पदार्थ से दो पदार्थ बन जाए तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ का दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजन या विघटन होता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। इसके बाद लिखने के बाद आपको नोट पॉइंट लिखना है इस तरीके से, उसमें लिखना है वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी प्रकृति की होती है, ठीक। आपको इस यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको ये उदाहरण डाल के लिख लेना है A+B, ठीक। तो ये मान लो ये कोई अभिकारक है, ठीक, और ये दो सरल पदार्थों में टूट गया है, ठीक। अब इसको हम लोग कॉपी में समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ देखेंगे आप कि कोई एक पदार्थ है, ठीक। समझेंगे आप यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान से। कोई एक पदार्थ है, इस पदार्थ को आपने दो बराबर भागों में इस तरीके से ब्रेक कर दिया। तो ये जो एक पदार्थ है इसको आपने दो पदार्थों में विघटित कर दिया। तो ये जो क्रिया हो रही है ये क्या कहलाती है, वियोजन अपघटन अवक्रिया कहलाती है आपकी, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक, जैसे उसने रिएक्शन दे दिया कि मान लो ये कोई AB अभिकारक है और ये दो पदार्थों में A+B में टूट गया है। एक ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। और जो वियोजन अपघटन अवक्रिया होती है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक। ये भी आपको लिखना है कि जो हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक। तो कोई एक पदार्थ को, ठीक, ये कोई एक पदार्थ है, इसको मैंने दो बराबर भागों में तोड़ दिया, एक पेन एक ये उधर हो गया, ठीक। तो ये मान लो कि एक सिक्का था जादू वाला, था एक से दो कर दिए, तो ये क्या हो गया, वियोजित हो गया, दो भागों में टूट गया, ठीक। समझ में आ गया आपको। उसके बाद आगे हम बात करेंगे अब, ठीक। अब अगला आपको डालना है नोट पॉइंट यहाँ पे, ठीक। इस तरीके से डाल लेंगे नोट ही नोट, ठीक।
लिखा है, हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल जल। किसी भी यौगिक के अणु के साथ संयुक्त जल के अणु को, कोई एक यौगिक है आपका, उसके साथ जल के अणु को मिला दे तो वो क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट .7H2O में H2O 7H2O क्रिस्टल जल है। कितने जल हैं? 7H2O क्रिस्टल जल है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट, देखो जो मैं फार्मूला बोल रहा हूँ उसको भी आपको लिखना है। कॉपर सल्फेट .5H2O में 5H2O जल के क्रिस्टल जल कहलाते हैं। तो देखो ठीक। और उसके बाद आपको ये भी याद देखना है यहाँ पर, जैसे ये बिना बुझा हुआ चूना पत्थर का कुछ, ये देखो ये जो रिएक्शन हो रही है इसको आप समझना नहीं, लेकिन आपको याद करना है। चूना पत्थर का फार्मूला होता है CaCO3। ये आपको लिखना है अलग से कि सूत्र डाल के हेडिंग लिखनी है, इस तरीके से लिख लेना सूत्र। चूना पत्थर का होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको आप गर्म करते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CO बिना बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ठीक। अब देखो ये जो मैंने बताया इसको समझाता हूँ आपको कॉपी में किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग कॉपी में समझते हैं कि क्रिस्टल जल में यौगिकों के अणु के साथ संयुक्त जल के अणु को क्रिस्टल जल कहते हैं। अब देख लेते हैं एक यौगिक है जिसमें हम क्रिस्टल जल की हम बात करेंगे। जैसे मान लो आप, ठीक, इसको अलग कर दो। तो अभी हम बात कर रहे थे जैसे फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक, फेरस सल्फेट की बात करें। अभी जो .7H2O लिखा है, तो ये जो आप ये 7H2O देख रहे हैं ये हमारा क्रिस्टल जल होता है। तो इस यौगिक में, ये जो यौगिक है पदार्थ है, इस पे क्रिस्टल जल की मात्रा कितनी है? 7H2O, ठीक। इसी प्रकार अगला था हमारा कि एक कॉपर सल्फेट था CuSO4.5H2O, ठीक। ध्यान से देखेंगे कॉपर सल्फेट 5H2। तो ये जो 5H2 इसमें भी क्रिस्टल जल कितने हैं लिख लेंगे आप, 5H2O, ठीक। और ये एक यौगिक है ना, ये जो एक यौगिक अणु है जिसमें जल क्रिस्टल जल कितने हैं? 5H2O, ठीक। फिर अगली हेडिंग डालनी है आपको, कुछ नहीं करनी है, वियोजन अपक्रिया के अनुदाहरण डालने हैं आपको। अगली हेडिंग डालनी है वियोजन अपक्रियाओं के अनुदाहरण। पहली अपक्रिया लिखनी है पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है KClO3। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का होता है KClO3। जब इसको गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। तो ये भी आपको लिख लेना है। फिर आपको ये जब आप लिखेंगे उससे पहले हम आप लोग क्या कर देते हैं, समझा देते हैं, ठीक। और ये एक्स्ट्रा शॉर्ट ये लिखा, उसके बाद आपको ये एक्स्ट्रा शॉर्ट डाल के हेडिंग करनी है, ठीक। फिर आप पढ़ेंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर के बारे में पढ़ेंगे, चूना पत्थर का वियोजन। तो इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर आगे दिया अमोनियम डाइक्रोमेट का वियोजन क्या होता है, जैसे NH4 का होल ट्वाइस। तो वो अमोनियम डाइक्रोमेट, ये जो फार्मूला है ना बहुत बड़ा है, इसको आपको याद करना कैसे मैं बता रहा हूँ। NH4 का होल ट्वाइस, ये 2 जो दिया गया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो 2 है ये होल ट्वाइस है Cr2O7। जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये Cr2O3 सॉलिड और नाइट्रोजन गैस और 4H2O गैस में टूट जाता है, ठीक। अगला दिया गया है आपको हाइड्रोजन पराऑक्साइड का वियोजन। तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड का फार्मूला होता है आपका H2O2। सूर्य के प्रकाश में जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये बन जाता है H2O जल लिक्विड में और ऑक्सीजन गैस, ठीक। फिर अगला दिया गया है वियोजन अपक्रिया में भोजन का पाचन करना। जैसे हमारे भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि होते हैं, ठीक। तो देखो ये जो चीज़ दिया है ये आपको मैंने इस तरीके से समझा दिया है, ठीक। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को रोक रोक के लिखना है आराम आराम से। देखो जब आप कभी लगे कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो ये वीडियो देखिएगा और पूरा चैप्टर एक साथ के साथ निपटा दो आप, ठीक। तो अभी हम लोग बात करेंगे पहली अपक्रिया के बारे में, बात करेंगे वियोजन अपक्रिया के अनुदाहरण, पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन, ठीक।
तो यहाँ पर आप आ जाएंगे तो देखो, आप दिख रहा होगा स्क्रीन में, मेरी कॉपी में तिरछी जाती है, तो हाँ तिरछी जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड की बात करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है KClO3। ये सॉलिड होता है, जब आप इसे गर्म करोगे तो ये हमेशा पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन में गैस होती है, ठीक। और ये होता है सॉलिड, सॉलिड तत्व होता है, इसमें टूटता है। अब बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे आप जाहिर सी बात है 3 का मल्टीपल करवा देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप 2 का मल्टीपल करवा दीजिएगा तो 2 पोटेशियम हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल कर दिए, 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। तो इधर भी रिएक्शन हमारी बराबर है, इधर भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेशियम क्लोराइड में इसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक। बस हो गया हमारा। फिर दूसरी, ये तो हमारी पहली रिएक्शन हो गई, दूसरी रिएक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक। ठीक, चूना पत्थर की बात करेंगे। चूना पत्थर के बारे में बात करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे आपको चूना पत्थर का वियोजन, ठीक। चूना पत्थर का वियोजन, देखो आप लोग छोटे बच्चे हो तो नहीं, 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो आप, तो ये तो सीखना पड़ेगा ना आपको। चूना पत्थर का मैंने आपको फार्मूला बताया था, होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक। जब आप इसको बहुत तेज गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो हमारी गैस होती है उसमें ब्रेक हो जाता है, ठीक। और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड होता है, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं चूना पत्थर, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे नाम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। और ये तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन भी करनी है। तीसरी रिएक्शन पे आ जाना आपको। तीसरी रिएक्शन हमारी दी गई है अमोनिया डाइक्रोमेट का वियोजन। अमोनिया डाइक्रोमेट का अमोनिया डाइक्रोमेट का वियोजन करना है। तो अमोनिया डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक। ये सॉलिड होता है, जब आप इसे गर्म करोगे तो ये आपका Cr2O3, ठीक, और नाइट्रोजन गैस और जल में ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब हमें इसे बराबर करना है। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, 4 दूनी 8, तो यहाँ सीधे आपको कितने का मल्टीपल कराना होगा, 4 का डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4, यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 3 7, यहाँ भी 7 है, ये बराबर हो गया, ठीक। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है, Cr2O3 7 है, Cr2O3 7, 4 3, ये 4 3 7 है। तो नाइट्रोजन आपकी क्या है, ये आपकी गैस है, जल है, तो ये तो जल H2O, तो ये सीधे पूरा गैस के रूप में आ जाएगा, Cr2O3 सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरीके की आपको ये रिएक्शन करनी थी। तीसरी, चौथा नंबर आपकी अभिक्रिया है हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का वियोजन, तो देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, ठीक। अब ये लिक्विड होता है, जब आप इसे गर्म करोगे तो सीधे ये जल और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है, ठीक।
ये तो आपने सीख लिया। अब यहाँ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, 3 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल कर दो, तो 2 ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी 2 कर दो, तो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 2, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने ये 4 अभिक्रियाएं पूरी एक एक कॉपी में पढ़ ली है, रट लिया है, दिमाग खोल लिया है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे अगली हमारी हेडिंग होगी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो अभी हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर अभी हमारी जो थी, देख रहे होंगे यहाँ पर आप, पहली थी हमारी संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अपकृण अभिक्रिया पढ़ ली है। अब हम तीसरी विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इतना सब कंटेंट था, अभी हम तीसरे नंबर पे पहुंचे हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इधर देखेंगे आप ध्यान से। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा आप। दिया गया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कई तत्व या यौगिक यौगिक का तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं अपना स्थान ले लेता है, अर्थात उसे अपना यौगिक बना लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ से लिख लेना है पूरी। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक, जिनमें मान लो 3 तत्व होते हैं, 3 तत्व की बात करें, उनमें से चौथा एक आके कुंडली बना के बैठ जाता है कि भाई ये, भाई थोड़ी देर हटना जरा, मुझे बैठ जाने दो। और जैसे वो बैठ जाता है तो कहता भाई ये मेरी जगह होगी, अब तू उठ ले, यहाँ से निकल ले, तो बेचारा शर्मिंदा से होकर वहां से निकल लेता है। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई ऐसा तत्व या यौगिक का तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहा है किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित का मतलब होता है हटा देता है, और स्वयं वहां पर बैठ जाता है। जैसे आपने कहा कि भैया ये 3 दोस्त हैं, 3 क्या, ये एक दोस्त है और एक दोस्त, ये एक ही सीट पर बैठे हैं, 2 दोस्त एक सीट पर अकेले बैठा। अब यहाँ से एक व्यक्ति आया, ठीक, कहा भैया ऐसी सी बात है, तो भाई अच्छी अच्छी बात हो गई, ये बेचारा उठ के यहाँ से निकल लिए। अब ये आगे यहाँ कुंडली जमा के बैठ गया। अब ये जब ये वापस आया, भैया आप मेरी जगह बैठ गए, ओए चल निकल, ये मेरी जगह है अब। तो यही सेम होगा कि वो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब आगे बात कर लें, तो आपको इतना ही लिखना है और सब कुछ नहीं लिखना। ठीक है, उसके बारे में एक पॉइंट और हमारा छूट रहा था। पॉइंट छूटने के बाद हमें एक और उसके बाद अब हेडिंग डालनी थी एक्स्ट्रा शॉर्ट में। आप नोट पॉइंट डाल लीजिएगा यहाँ पर, उत्प्रेरक क्या होता है। तो देखो उत्प्रेरक क्या होता है, ये उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है। बस आपको इतना लिखना है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देता है, बस। ठीक, अब आगे दिया गया है विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण को पढ़ने से पहले आपको क्या करना, कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। जैसे पहली अभिक्रिया दिया गया है जिंक फेरस सल्फेट के जलीय विलयन से आयरन को विस्थापित करना। किसको विस्थापित करना, आयरन को। अब जिंक और फेरस सल्फेट है, ठीक है, फेरस का मतलब आयरन सल्फेट है, जिंक और आयरन सल्फेट है। अगर जिंक यहाँ आयरन सल्फेट है तो यहाँ पर ये ZnSO4 आ जाता और ये आयरन क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो जिंक ने क्या किया, आयरन की जगह ले ली, तो यहाँ पर Fe अलग हो गया जिसको बोलते हैं आयरन। तो ये जिंक है, जब ये आयरन सल्फेट से क्रिया करता है तो ये बनाता है जिंक सल्फेट और आयरन। ठीक, आगे दूसरा नंबर दिया गया है जब आयरन लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में से लेड को विस्थापित कर देता है। तो जब आयरन की अब क्रिया हम लेड के साथ करते हैं तो लेड क्या कर लेता है, लेड बेचारा हट जाता है और आयरन नाइट्रेट की जगह पे आ जाता है और लेड को बेचारा विस्थापित कर देता है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे लेड क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड का फार्मूला होता है CuCl2। लेड जब क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो ये क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, यहाँ देख रहे होंगे आप, और उसकी जगह ले लेता है जिसको बोलते हैं ठीक, लेड क्लोरीन, है ना, सॉरी, लेड क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक, तो इसको बोलेंगे लेड क्लोराइड, इसका नाम है।
चौथा दिया गया है कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सिल्वर को विस्थापित करना। अब देखो कॉपर क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर को विस्थापित कर देता है और अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक, आगे दिया गया एल्युमिनियम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर उससे मैग्नीज को विस्थापित कर देना। अब जब भी एल्युमिनियम को मैग्नीज के साथ मैग्नीज ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोरेट एल्युमिनियम Al2O3 और मैग्नीशियम बनता है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया की। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। तो देखो द्विविस्थापन अपक्रिया हमारी लास्ट होगी शायद। बोला वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारी पदार्थ के अणुओं में दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर नए उत्पादों का निर्माण करते द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो दो ये अभिकारक हैं, एक ये भी अभिकारक है, दो हैं, और CD भी अभिकारक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, बस इनमें जगह इंटरचेंज हो जाती है, B के स्थान पर D आ जाता है और ठीक है, और D के स्थान पर B आ जाता है, बस इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया के कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा आप। बोल रहा है जब हम सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मिलाने पर सिल्वर नाइट्रेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अब देखिएगा कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में हम सोडियम क्लोराइड अगर मिला दें, ठीक, तो हमारा सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। अगला दिया गया लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में मिलाने पर लेड सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम अगर बात कर लें कि जो हमारा लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का फार्मूला जो होता है, और सोडियम सल्फेट में हमेशा लेड सल्फेट बनता है और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है। ठीक, आगे दिया गया कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप बनता है। तो कॉपर सल्फेट का जब हाइड्रोजन सल्फाइड्स के साथ क्रिया करते हैं तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन सल्फेट मतलब H2SO4 बनता है। ठीक है, आगे दिया गया अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में बेरियम हाइड्रोक्साइड की अल्प मात्रा मिलाने पर निम्नलिखित द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। तो यहाँ देखेंगे कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल टेस्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को जब हम NH4 अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनता है। ठीक, 5वीं नंबर हेडिंग देखेंगे कि अब 5वीं नंबर है कि हाइड्रोजन क्लोराइड की अपक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ठीक, फिर आपको अगली हेडिंग डालनी है, आपको यहाँ से ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया और ऊष्मा शोषी अपक्रिया डालनी है। ठीक, तो ऊष्मा क्षेपीय और ऊष्मा शोषी अपक्रिया डालने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको करते रहना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऊष्मा क्षेपीय और ऊष्मा शोषी अपक्रिया की बात करेंगे। बोला वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया कहलाती है। जिन पदार्थों में ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी की बात करें कि वे रासायनिक अपक्रिया जिनकी प्रकृति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जो अपक्रिया ऊष्मा को अवशोषित करती हैं उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहते हैं। ठीक, जैसे दिया गया है कार्बन का संयोजन जब हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कितने कैलोरी के साथ बनता है, 98.3 कैलोरी के साथ बनता है। फिर हम यही बात करें दूसरी अपक्रिया में जब हम नाइट्रोजन का संयोग हाइड्रोजन से करवाते हैं तो अमोनिया बनता है कितना, 24.3 कैलोरी। ठीक, अब लेकिन जब ऊष्मा शोषी अपक्रिया की बात करेंगे कि जब नाइट्रोजन की अपक्रिया जब हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो नाइट्रोजन बनता है 45 किलो कैलोरी। ठीक, और हाइड्रोजन का फिर आयोडीन से करवाते हैं तो बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एक ऊष्मा होती है। ठीक, आपको इतना लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है अपचयन व उपचयन अपक्रिया। ठीक, तो यहाँ पे उपचयन
और अपचयन अपक्रिया हेडिंग डालनी है आपको अगली। दिया गया वे किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास। किसी भी अपक्रिया में यदि हम ऑक्सीजन को जोड़ दें फिर हाइड्रोजन को हम निकाल दें, हाइड्रोजन ह्रास का मतलब होता है निकल जाए, होने पर अपक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि ऑक्सीकरण अपक्रिया में वह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उपचायक या ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, फिर अगली हेडिंग डालनी है आपको उपचयन अपक्रिया। ठीक, अगली हेडिंग डालनी है आपको किसी अपक्रिया में सम्मिलित पदार्थ से हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास हो तो वह अपक्रिया उपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, फिर आगे आपकी हेडिंग डालनी है अपचायक। अपचयन अपक्रिया में वे पदार्थ जो हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन को हटाता है अपचायक कहलाता है। ठीक, उसके बाद आपको ये रिएक्शन पढ़नी कि जब हम हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमारा जल H2O बनता है। आपको ये फिर आपको इस तरीके से ये नोट कर लेना है। ठीक, ठीक, फिर अगली हेडिंग आपको डालनी है दहन अपक्रिया बस। ठीक है, तो दिया गया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है दहन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रमुख घटक ब्यूटेन का दहन इस प्रकार होता है। ठीक, तो ये आपको लिखना नहीं लेकिन यह एक तरीके से थोड़ा बहुत रिएक्शन याद कर लेंगे आपको। फिर अगला दिया गया संक्षारण क्या होता है, तो दिया गया लोहे पर जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा ये संक्षारण किसमें होता है, जैसे ढांचे, कार के ढांचे हो गया, पुल हो गया, लोहे की रेलिंग हो गई, जहाज या धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं में बहुत ही क्षति होती है। ठीक, आगे हेडिंग डालिए आपको विकृत गंधिता क्या होती है, तो वसा युक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसकी गंध या स्वाद परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृत गंधता कहते हैं। ठीक, बस उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल है, आपका ये पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो आप घर के लिए आप ये कुछ अपक्रियाएं ले सकते हैं। ठीक, टेस्ट योर नॉलेज के लिए। तो ये सब आपको हम आगे अगली वीडियो में अब करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है, तो ये 1 घंटे 8 मिनट में वीडियो बन पाई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो गया है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिए। ठीक है।